हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था और हमने ये प्रयोग देखा था कि किस तरह रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और अल्फा कणों की बमबारी की उन्होंने 3 घटना को देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ टकराकर उन्होंने अपनी दिशा बदल ली और कुछ अल्फा कण जिस गति से गए थे उसी गति से वापस रिटर्न हो गए उसी रास्ते पर। इससे उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष नंबर 1 कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है अर्थात खोखला होता है। क्यों? क्योंकि अधिकतम अल्फा कण पार निकल जाते हैं। परमाणु का जितना द्रव्यमान है वो पूरा केंद्र में होता है, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान मतलब उस पे धनावेश मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या, ये क्या कहलाती है? केंद्र परमाणु का नाभिक कहलाता है। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 के ऊपर ऋण 13 की घात सेंटीमीटर, अर्थात परमाणु की तुलना में नाभिक अत्यंत सूक्ष्म होता है। ये ठोस और दृढ़ भाग होता है। तो ये उन्होंने अपना कल्पना किया, लेकिन इनके परमाणु मॉडल की सीमाएं थी, लिमिटेशन था। ये क्या नहीं समझा सके? देखो, इन्होंने बताया कि उस समय परमाणु में 2 कण थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो उन्होंने बताया कि प्रोटॉन धनावेश होते, बिल्कुल सही, और ऋणावेश उसके चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। इनका ये कहना, जो यहाँ ऋणावेश धनावेश के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो इसमें एक दोष उत्पन्न करता है वो ये कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत हमको ये बताता है कि कोई विपरीत आवेशित कण जब किसी विपरीत आवेश की ओर गति करता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्षय होती जाती है और ऊर्जा क्षय होते होते वो अंत में नाभिक में आकर गिर जाता है। इस तरह आपका परमाणु अत्यंत अस्थायी प्रतीत होता है रदरफोर्ड के अनुसार, परंतु परमाणु बहुत स्थायी है और इस परमाणु से हमें विविक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि स्पेक्ट्रम सतत मिलना चाहिए। तो ना तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होता है और ना ही परमाणु अस्थायी होता है। तो ये जो है ये लिमिटेशन है, सीमाएं हैं रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड की इन दोष को दूर करने के लिए बोर का परमाणु मॉडल आया। रदरफोर्ड के कमियों को दूर करने के लिए बोहर का परमाणु मॉडल आया। बोहर ने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि नाभिक होता है, चूंकि नाभिक की खोज रदरफोर्ड कर चुके थे। उन्होंने बताया प्रोटॉन होता है नाभिक में और उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है। इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन्हें हम कक्षा कहते हैं। तो इन कक्षाओं में कौन भ्रमण करता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π होता है। कोणीय संवेग यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो प्रोटॉन है वो सूर्य है और जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी के जैसे है। तो जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते अपने अक्ष पर भी घूमती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर घूमते, जिससे कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। और उन्होंने इन कक्षाओं को क्या नाम दिया? इन कक्षाओं को उन्होंने क्रमशः K, L, M और N कहा। K को 1 के नाम से जाना जाता है, L को 2 के नाम से जाना जाता है और M को 3 के नाम से जाना जाता है और N को 4 के नाम से जाना जाता है। इस तरह 1, 2, 3, 4 या KLMN। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले कक्ष में चक्कर लगाते और जब कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है तो ऊर्जा के क्षय होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं और उच्च से निम्न में आ सकते हैं। माना कि ये इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर में, इसको अगर आपको उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना है तो इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी और ऊर्जा ग्रहण करके ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। अगर इसको निम्न में आना है तो इससे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं और उच्च से निम्न में जा सकते हैं। अच्छा, जो नाभिक के पास कक्षा होती है उसकी ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे कक्षा नाभिक से बढ़ती जाती है वैसी वैसी कक्षा की ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी कक्षा 1 से 2 की ऊर्जा अधिक होगी, 2 से 3 की अधिक होगी और 3 से 4 की अधिक होगी। तो ये बोर का परमाणु मॉडल है और ये परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित हैं। अब हम अगले वीडियो में इनकी कमियां पढ़ेंगे।